हेलो क्लास, स्वागत है सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या फिर एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट भी इनको बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं वे जो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ किए जाते हैं। क्या कारण है कि ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? देखो, ये पीएमएम से जितने एक्यूरेट तो नहीं है। पीएमएम से जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो हमारा प्रैक्टिकली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है उन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारा पीएमएमसी। लेकिन कारण अंतर क्या है कि पीएमएमसी थोड़ा सा एक तो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा उसमें जो एरर्स अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम होती है, उसको एक्सटेंड करने के लिए हमको अलग से एक्सटेंशंस करने पड़ते हैं। हालांकि करना तो इसमें भी पड़ेगा, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, इसमें जो है रेंज उससे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो बेनिफिट हैं इसके वो क्या है कि एक तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो अच्छी खासी होती है। उतना ज़्यादा सेंसिटिव जो फिजिकल फॉर्म में होता है वो ये पीएमएम से जितना सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर एसी डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है अगर हमको जो है ख़रीदना है तो दो की जगह एक ही ना खरीदेंगे कि हमको एसी के लिए अलग खरीदना पड़े, डीसी के लिए अलग खरीदना पड़े, ऐसा थोड़ी ना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ठीक है। एक्यूरेसी जो है, रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी है। रिपीटेबिलिटी मतलब कि अगर एक बार एक रीडिंग उसने दे दी, उसके बाद हमने सप्लाई बंद की, अगली बार को अगर आप रीडिंग लोगे सेम चीज़ की तो वो फिर से सेम ही रीडिंग देगा, ऐसा नहीं कि उसमें जो है तो एरर आता रहेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और उसको प्रैक्टिकली इसलिए सबसे ज़्यादा अडोप्ट भी किया जाता है। अगर आप अपने घरों में कभी भी कोई वोल्ट मीटर लगा हुआ देखेंगे, जैसे जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसके अंदर वोल्ट मीटर आपने लगा हुआ देखा होगा, ठीक है। जो बैटरी का चार्जर होता है, बैटरी चार्जर के अंदर क्या होता है, एक एमीटर आपने लगा हुआ देखा होगा, ठीक है। उन सब में क्या है कि हम ये एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है, अभी तो बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या कहता है। तो देखो, एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, देखो इसमें पीएमएमसी में क्या होता था, उसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट देते थे, उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगी होती थी, यानी कि उसके अंदर दो पोल पहले से ही होते थे, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है भाई, एसी के लिए तो परमानेंट मैग्नेट किस साइड से लगाओगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो देखो, ये जो डॉट के निशान है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एरो हैं ये क्या बता रहे हैं? देखो, अगर ये जो क्रॉस लगा हुआ है, इस क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है, ठीक है, वो प्लेन के अंदर जा रहे हैं। समझिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके अंदर जा रही है। अगर इसके अंदर जा रही है, अगर हम थंब की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अंदर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो हम जो है उसकी रोटेटिंग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से ये किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा होगा। वहीं पे जो है ये जो डॉट है, ये वाली डॉट, ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, या इस यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो वायर डाला गया है, उस वायर के में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें करंट की क्या डायरेक्शन है, वो है आउटवर्ड्स टू द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर निकल रहा है। डॉट का मतलब है बाहर निकलना, क्रॉस का मतलब है अंदर आना। इस चीज़ को आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं। देखो, जैसे हम एरो की बात करें, जो तीर होता है हमारा, तीर अगर हम जाता हुआ देखेंगे, मतलब अपने सामने से जाता हुआ देख रहे हैं, तो ये तीर का पिछले वाला हिस्सा है, ये तीर का आगे वाला हिस्सा है जो कि चोंचदार होता है, एकदम नुकीला होता है, तो पॉइंट हमको दिखाई देता है, ठीक है। चोंचदार अगर हमको दिख रहा है तो मतलब हमारी तरफ ही आ रहा है, आउटवर्ड्स टू द प्लेन। और हमको अगर उसका पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है तीर का, तो मतलब क्या है, वो इनटू द प्लेन है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा होगा इस टाइम पे? यहाँ पे पोल बन रहा होगा ये अपना नॉर्थ पोल, ठीक है। अभी हालांकि हाफ साइकिल के बाद उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो अलग मैटर है। अभी हम इसको समझ रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे है। तो देखो, हमारे पास ये वाइंडिंग इसमें ऐसे बाउंडेड है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बाउंडेड है। अब इसके अंदर हमने जो है अपनी कोयल रखी है, जो मूविंग आयरन हमारी जो डिस्क है वो रखी है। उससे क्या होगा, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमारे जो है कोई चीज़ रखी हुई है तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें करंट तो फ्लो कर ही रहा है। तो देखो, अगर आपको याद हो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास करंट है, इस कोयल में करंट फ्लो कर रहा है, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड दे ही दिया है, तो क्या होगा ये कि इस कोयल के अब एक सिरे पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो मैं बता दूं एक बार क्या क्या चीज़ हमको है हमारे पास। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है,
तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, ये दोनों चीज़ मिला के क्या देती है, हमें देती है फोर्स। ठीक है, तो इस कोयल के किसी एक सिरे पे एक साइड में जो है फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, उसको एक तरफ को धकेलने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, अब ये चीज़ तो सेंटर से तो हमने जो है इस चीज़ से पकड़ी हुई है, अगर एक साइड से उस पर फोर्स लगी तो क्या होगी, वो गोल घूमने की कोशिश करेगी। गोल घूमने की कोशिश करेगी तो उसी की शाफ्ट के साथ हमने क्या किया हुआ है, ये निडल अटैच की हुई है। निडल अटैच की हुई है तो क्या होगा, ये निडल का मूवमेंट होगा। निडल का मूवमेंट जितना होगा उसी के हिसाब से हमने जो है कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगाई हुई है। वो क्या कर रही है कि देखो, जितना ज़्यादा ये चीज़ आगे को रोटेट करेगी उतना ही ज़्यादा हमारी स्प्रिंग खींचेगी। जितना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगी तो उसी हिसाब से वो जो है उसको आगे बढ़ने, जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ेगी उतना उसको पीछे रोकने की कोशिश करेगी। अब जितना इसमें कोयल में करंट जा रहा होगा उसी हिसाब से उसमें टॉर्क लगेगा। तो जितना टॉर्क लगेगा उतने सुई आगे भागेगी, उतना ही ये स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच हो जाएगी। तो जहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स और ये जो टॉर्क लग रहा है करंट की वजह से, जो बल लग रहा है उस बल का जो फोर्स हो रहा है, जहाँ पे वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे वहीं पे जाकर हमारी निडल रुक जाएगी। और वो जल्दी से रुक जाए उसको रोकने के लिए हमने लगाई हुई है डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, पीएमसी में कौन सा कर रहे थे, पीएमसी में हम कर रहे थे एडी करंट डैम्पिंग। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट होता था, तो एडी करंट डैम्पिंग हम वहाँ पे यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे जो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है, 6 से 7 मिली वेबर, 6 से 7 मिली वेबर, 0.006 से 0.007 मिली वेबर के बीच की रेंज का जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग तो यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही स्पेशली क्यों, देखो करने के लिए तो ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल फ्रिक्शन में समस्या क्या आती है कि आपको उसका जो कंटेनर है, आपको उसका जो टैंक है वो बिल्कुल सिलेंडर वो वर्टिकली रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको उल्टा टांग दोगे, ऐसा तो ऑयल लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी समस्या आती है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला जो असेंबली है ये हमने किसके लिए इस्तेमाल कर लिया, डैम्पिंग के लिए। ये वाला पार्ट हमने किसके लिए इस्तेमाल कर लिया, कंट्रोलिंग के लिए। ये वाला पार्ट किसके लिए यूज किया जा रहा है, डिफ्लेक्शन के लिए। तो 3 तरीके के फोर्स लगते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। पहला डिफ्लेक्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग, और फिर उसको जल्दी से सेटल होने के लिए नीडल के डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, ये तीनों फोर्स हमारे कहाँ से कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से उसका फॉर्मूला, जो किस तरीके से उसका टॉर्क है वो कितना लगेगा, क्या किस किस चीज़ में उसकी डिपेंडेंस रहेगी, उस बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर दूं, क्योंकि बोर्ड देखो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है और डेरिवेशन उसकी अच्छी खासी बड़ी है। ठीक है, तो जो उसका टॉर्क है, जो चीज़ मैंने बताई है ना, यही इसकी थ्योरी भी है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर आप जो है सिर्फ न्यूमेरिकल कराते हैं या फिर डेरिवेशन कराते हैं, थ्योरी तो बताते ही नहीं है। तो देखो, जो मैं पूरे टाइम बोलता रहता हूँ, जो पूरे टाइम बताता रहता हूँ, वही उसकी थ्योरी है। अब यार देखो, उसको लिखवाऊँगा और फिर या फिर तुमको नोट्स दूंगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि तुम लोगों की आदत ख़राब होगी। ठीक है, उसमें समस्या यही आएगी कि आप लोग जो है फिर बुक पे नहीं डिपेंडेंट करोगे। मैं देखो जो बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब कुछ है। ठीक है, हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो ज़रूरी पॉइंट्स है, उसके बाद जो कुछ माइन्यूट पॉइंट्स रह गए हैं, जो छोटे छोटे से पॉइंट रह गए हैं, वो छूट जाएँ। ठीक है, वो चीज़ आपकी ना छूटे, आपको पूरी नॉलेज मिले, उसके लिए तो आपको बुक देखना पड़ेगा। ठीक है, बुक देखोगे, वहाँ से आपके डाउट बनेंगे, वो डाउट आप मुझसे पूछोगे, मैं आपके डाउट सोल्व करूँगा। तो ऐसी तो चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये देखो सारा चीज़ एक साथ ही बढ़ा दें, जो चीज़ लिखवानी है वो भी लिखवा दें, साथ में हमको नोट्स भी दे दे, तो उसमें तुम लोगों के कुछ एफर्ट्स थोड़ी ना रह गए। तुम लोग कुछ सीख ही नहीं पाओगे, तुम बस चीज़ों को रट लोगे, सेमेस्टर पास हो जाएगा और फिर भूल जाओगे। ऐसा नहीं होना था चाहिए ना। ये चीज़ें आपके भविष्य में आगे तक काम आने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है ज़िंदगी जीने का जरिया देंगी। ये यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको जॉब मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर लापरवाही है तो कैसे नहीं बरतनी चाहिए कि आप जो है पढ़ो, उसको बुक से पढ़ो कहीं से, और इसके अलावा जो नोट्स मिले आपको, देखो नोट्स से तो पढ़ना कोई समझदारी है नहीं मेरी राय में। तो आप बुक पढ़ो, पूरी की पूरी बुक पढ़ो। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़े, तो आपके पास काम ही क्या है, यही तो काम है यार। इतना ही तो काम रहता है कि सिर्फ पढ़ना ही होता है। तो पढ़ लो, अभी टाइम है पढ़ने का। भविष्य में हो सकता है अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिले तो आप इस बात के लिए तरसेंगे, या फिर वक्त निकालने के लिए तरसेंगे कि यार बस थोड़ा सा टाइम निकल जाए कि मैं पढ़ लूँ, तो कम से कम नौकरी स्विच कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी मौका है, अभी पढ़ लो। तो देखो, जो टॉर्क है, मैकेनिकल टॉर्क, मैकेनिकल फोर्स जो उस पर लग रही है, ये मैकेनिकल फोर्स को मैकेनिकल पावर भी हम बोल देते हैं, वो उस पर लग रही है, कितना होगी, डिफ्लेक्सिंग टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, इसके बाद जो इनपुट पावर है, इनपुट एनर्जी। ठीक है, जो इनपुट एनर्जी जो है
हम सप्लाई में दे रहे हैं वो कितनी होगी हमारी, V इंटू आई इंटू डी आई, या नहीं डी आई नहीं डी टी, एनर्जी तो पावर इंटू टाइम होता है ना, तो V इंटू आई इंटू डी टी। इसके बाद क्या आता है, अब देखो क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्योरली वाइंडिंग लगी हुई है, वाइंडिंग लगी हुई है तो क्या बात होगा उसके अंदर, इंडक्टर होगा, इंडक्टर होगा तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, L डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या है कि वो तब बनता जब हमारा जो इंडक्टर होता हमारा ये कांस्टेंट होता। इस केस में इंडक्टर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं। इंडक्टर कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इंडक्टर हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे डी आई बाई डी टी एल आई, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एक बार एल का एल बाहर और आई का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद आई बाहर और एल का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये चलेगा। ठीक, इसके बाद ये जो वोल्टेज वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये रख देते हैं इनपुट एनर्जी में। इनपुट एनर्जी में इन दोनों में से dt बाहर ले लूँ, 1/dt, अंदर कितना बचा, एल डी आई प्लस आई डी एल, और बाहर मल्टीप्लाई कर दी आई की इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, अंदर बचा एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल। ये आ गई मेरी इनपुट एनर्जी। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। ठीक, इसके बाद आती है हमारी क्या, मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ENERGY, एनर्जी स्टोर्ड, वो कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमारी क्या हो रही है, हाफ एल आई स्क्वायर हो रही है। तो एनर्जी का जो चेंज है कि कितनी एनर्जी हमारी जो है चेंज होने के लिए बची, कितनी एनर्जी हमारी ऐसी रह गई कि जो चेंज नहीं हो पाई, वो कितनी एनर्जी होगी, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी होगा इनपुट एनर्जी माइनस एनर्जी स्टोर्ड, यही तो होगा। चेंज इन एनर्जी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी क्या होगा हमारा, देखो ये हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड है इसमें अगर थोड़ा भी चेंज किया जाए कितना होगा चेंज इन एनर्जी, एल में थोड़ा सा चेंज किया डी एल, और आई में थोड़ा सा चेंज किया डी आई, ये दोनों एक्सटेंड हो गए, उसमें से माइनस कर दो कितना, जितनी एनर्जी पहले से स्टोर थी, हमारा चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा। सिंपल है, वही जो चेंज इन एनर्जी होगा वही चीज पार्ट होगा जो उस पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो पहले एल प्लस डी एल, आई प्लस डी आई को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड, ये आ गया मेरा आई स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर प्लस 2i डी आई माइनस हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ कॉमन, इसको भी अंदर ही ले लेंगे इस बार, एल आई स्क्वायर प्लस एल डी आई स्क्वायर, एल की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 2i एल डी आई, डी एल की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस आई स्क्वायर डी एल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डी एल इंटू डी आई स्क्वायर प्लस 2i डी आई डी एल माइनस हाफ, हाफ तुमने बाहर ले लिया, एल आई स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट
बहुत छोटा है, डी आई स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी बहुत छोटा है और ये वाला पार्ट भी बहुत छोटा है, क्योंकि डी आई अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा चेंज था। डी आई क्या है, चेंज इन एनर्जी हम निकाल रहे हैं, और डी आई जो है या डी एल जो है अपने आप में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। अगर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो वो इतना ज़्यादा छोटा आ जाएगा कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। एल आई स्क्वायर से हमारा एल आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1/2 2IL डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल, और कुछ बचा क्या ना, 2IL डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगर मैं हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा इतना। ठीक, ये हो गया हमारा चेंज इन एनर्जी। अब बात करते हैं टॉर्क की, इक्वेशन 3। ठीक है, ओके, क्या रह गया, इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगा हमारा, चेंज इन एनर्जी प्लस INPUT, इनपुट पावर। देखो चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन डेरिवेशन जो है थोड़ी ऐसी सी ही होती है। इनपुट पावर प्योरली मैथमेटिकल होती है। इनपुट पावर क्या हो गया हमारा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी माइनस टॉर्क, या फिर ये क्या नाम है इसका, फोर्स, मैकेनिकल पावर प्लस मैकेनिकल पावर। इनपुट पावर कितनी थी हमारी, कहाँ गई इनपुट एनर्जी, ये वाली इनपुट पावर थी हमारी कितनी, LI DI प्लस आई स्क्वायर DL बराबर चेंज इन एनर्जी कितना आया हमारे पास, ये वाला कितना है, ये LI DI प्लस आई स्क्वायर DL/2, और मैकेनिकल पावर कितनी थी हमारी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इनटू डी थीटा। LI DI से LI DI गया, आई स्क्वायर DL अगर इस तरफ आएगा कितना बचेगा, हाफ आई स्क्वायर DL इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इनटू डी थीटा, और यहाँ से हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया कितना, हाफ आई स्क्वायर DL अपॉन डी थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैकेनिकल पावर की अगर बात की जाए वो तो टॉर्क इनटू थीटा है ही, क्योंकि जिस एंगल पे हमारा चीज़ें मूव कर रही हैं। अब डी थीटा मतलब बहुत ही छोटा सा जो हमारा जो चेंज आया है। ठीक है, इनपुट एनर्जी है हमारा VI/dt, ठीक है, पावर इनटू टाइम। अब टाइम भी थोड़ा ही लिया क्योंकि हमने एंगल भी एक छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए हमारे पास क्या है, LDI/dt। अब क्योंकि छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडक्टर को कांस्टेंट नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस में चेंज आ रहा है। इंडक्टेंस में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमने दोनों का डिफ्रेंसिएशन लिया, इसको सोल्व किया, LDI/dt अपॉन IDL/dt। दोनों का अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, पहले I का कर दिया उसके बाद L का किया। ठीक, अब इसमें से हमने जो वोल्टेज थी उस वाली वोल्टेज को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली वोल्टेज है, बस V की जगह पे ये वाला पोर्शन रख दिया। V की जगह पे ये वाला पोर्शन रखने पे हमारे पास क्या आंसर आया, LIDI प्लस आई स्क्वायर DL। ये हमारी आ गई इनपुट पावर। इनपुट पावर किस चीज़ के लिए, कि हमने जो अगर पावर में थोड़ा सा भी चेंज किया उस चेंज के टाइम पे हमारी जो है कितनी पावर बन सकती है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड थी जो पहले से इंडक्टर में वो कितनी थी, हाफ LI स्क्वायर। अगर उसमें पावर में थोड़ा चेंज आया तो हमारा इंडक्टर में थोड़ा चेंज आया होगा, कितना चेंज आया, DL। उसके बाद करंट में थोड़ा चेंज आया, कितना चेंज आया, DI। ठीक, उसको हमने सोल्व किया कि अगर चेंज इन एनर्जी कितना होगा, अगर थोड़ा सा इंडक्टर में चेंज आया, थोड़ा सा करंट में चेंज आया तो कितना चेंज आया, पहले जो एनर्जी स्टोर थी उसमें से वो माइनस कर दी, बाकी जितना चेंज आना था उसको सोल्व किया। उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, ILDI प्लस आई स्क्वायर 2/DL। ठीक है, उसमें से जो डिफ्रेंसिएशन जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी या स्क्वायर हो रहे थे दो डिफ्रेंसिएशन के, वहाँ पे हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू कि हम उसको अगर क्वेश्चन में हटा भी दें तो भी जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा है जैसे अगर हमने एक में
0.000006 जोड़ दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू लगभग एक ही रहेगी। अगर आप कभी भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या प्रैक्टिकली देखोगे तो वहाँ पे निडल का मोमेंट एक पे ही रहेगा, वो 0.00 इतना तो रेंज रहती भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम जो है यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने इसको जिस पार्ट को इग्नोर किया जा सकता था उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो इनपुट पावर थी, हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जो पावर हमने दी गई वो पावर वही दी गई होगी कि एक तो मूवमेंट करने में जितनी पावर लग रही खर्च हो रही है वो पावर, प्लस जो एनर्जी जो स्टोर करने में जो मेरे एनर्जी में चेंज आया वो पावर, उन दोनों का अगर मैं सम कर दूँ तो वही मेरी इनपुट पावर होगी, ठीक। वही मैंने किया अभी, इनपुट पावर बराबर चेंज इन पावर प्लस मैकेनिकल पावर। इनपुट पावर का मैंने कैसे निकाली थी ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद चेंज इन एनर्जी मैंने यहाँ से निकाली थी, ये यहाँ पे रख दी। उसके बाद मैकेनिकल पावर जो इक्वेशन 1 में थी वो यहाँ पे रख दी। इसको सोल्व किया, ये आया मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, क्या है हमारा, हाफ I² dl/dt, ठीक है, डी थीटा। अब देखो यहाँ से मुझे चीज़ें पता चलती है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के। PMMC में ऐसा नहीं था, जब हम PMMC पढ़ रहे थे वहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो करंट के प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब क्या था, हमने कहा था अगर करंट के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि उसका जो स्केल बनेगा, उसका जो मीटर का नंबर होंगे वो बराबर डिस्टेंस होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग टाइम में ये जो है एक जगह इकट्ठे दिखेंगे, उसके बाद जो अगर एंड पॉइंट पे वो जो है दूर दूर हमको दिखाई देंगे। तो मतलब जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो रेंज क्या बोलते हैं उसको, स्केल होती है, वो नॉन लीनियर होती है। नॉन लीनियर होने की वजह से क्या होता है कि वो फुल स्केल रीडिंग में तो एक्यूरेसी दिखाता है, लेकिन अगर आप फुल स्केल से कम की बात करोगे, लगभग 50% की या उससे कम की बात करोगे, तो उतनी एक्यूरेटली वो रीडिंग नहीं दे पाता। तो हम ऐसी जगह पे उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जहाँ पे हमारी जो रीडिंग है ऑन एन एवरेज हमारी आधे से ज़्यादा, लगभग 70% 80% हम रीडिंग हम जो है रीड कर रहे होते हैं, या फिर फुल स्केल रीडिंग के आसपास की हम वैल्यू को रीड कर रहे होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे जो करंट आई है ये करंट मैक्सिमम वैल्यू या एवरेज वैल्यू नहीं है, ये इसकी RMS वैल्यू है, ठीक। अगर हम साइन वेव की बात करें वोल्टेज की टर्म में, VT = Vm sin ωt, तो यहाँ पे जो V आएगा Vrms वो आएगा Vm/√2, ठीक है, और I आएगा Im/√2। Im है इसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू, Vm है मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ पे जो I है ये IRMS है, कोई एवरेज या फिर पीक वैल्यू नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि RMS वैल्यू है, ठीक है। ये AC और DC दोनों के लिए काम करेगा। AC के लिए उसकी RMS वैल्यू और DC के लिए तो एवरेज RMS पीक सब सेम ही रहता है, क्या ये फ़र्क पड़ता है, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है लो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और उसमें जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम यूज करते हैं, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो इग्नोर नहीं करने हैं, इस चीज़ को नोट करके रखना है प्रॉपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं, सुन लिया, उसके बाद सुन के भूल गए। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसमें से जो चीज़ भी आपको लगे कि ये चीज़ तो मुझे नोट करके रखनी है भविष्य में काम, हालांकि जो मैं बता रहा हूँ लगभग सब कुछ ही भविष्य के लिए काम आएगा, लेकिन जो चीज़ आपको याद रखने में समस्या हो सकती है उस चीज़ को आप तुरंत के तुरंत नोट करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये याद रखिएगा, टॉर्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है I² के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एंगल की बात की जाए कंट्रोलिंग टॉर्क के, तो वही है TD = Kθ एट बैलेंसिंग। Kθ निकालोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 I² K dl/dθ, यह आ जाएगा इसका एंगल कि कितना मोमेंट उसका हुआ है, ठीक। डेरिवेशन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं बस अगली वीडियो को डिस्कस करते हैं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये चीज़ें ध्यान दी जाएगी कि इसमें जो एरर आ सकते हैं, हिस्टैरिसीस एरर जो आता है, इसमें जो एडी करंट एरर आता है, एनवायरमेंटल जो एरर आता है, वो सब चीज़ें, या फिर टेम्परेचर एरर आता है, वो सब किस कारण से आते हैं और किस तरीके से उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देखो एरर अगर आ रहा है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि उसको 0 कर दिया जाए, ठीक है। ये तो संभव नामुमकिन जैसा है, ठीक है। लेकिन ये संभावना है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको जो है मिनिमाइज़ कर दिया जाए, वो इसको कम कर दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए कि वो हमारे जो रीडिंग है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है उस पर वो ज़्यादा इफेक्ट ना डाले, उसकी वैल्यू को ज़्यादा चेंज ना करे, और हम जो कह सकें, ये कह सकें कि ये जो है लगभग जो है ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू है, ठीक।
तो उसको मिनिमाइज़ करने का काम भी हम ही लोगों का है। आप लोगों का मतलब जो आप लोग जितने भी इंजीनियर्स हैं, आपको भी इसी बात का ध्यान देना है कि उसकी रीडिंग जो है एरर ना आए। ठीक, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बारे में कि उसमें जो है किस तरीके से उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं और कैसे कैसे उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी हम जो है क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं जो है जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं जो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप जो है चैट का क्वेश्चन ला के उसमें डाल दो और लाओ कि सर उसका सोल्यूशन दे दो, तो देखो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।